हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी कॉन्सेप्ट। एमपीपीएससी की जीके की एमसीक्यू सीरीज में आपका फिर से स्वागत है। एमपीपीएससी 2020 के फर्स्ट पेपर आधारित ये जीके सीरीज जो कि नया सिलेबस जो कि आया है उस पर आधारित मैंने एक कंप्लीट सीरीज बनाई है, जिसका ये 48वां वीडियो है, 48 वीडियो। और इसमें वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर किए हैं जो कि एमपीपीएससी 2020 के फर्स्ट पेपर में बिल्कुल आ सकते हैं। तो वो सारे विद्यार्थी जो कि एमपीपीएससी 2020 की तैयारी कर रहे हैं, लगातार मेरी इस सीरीज के साथ में जुड़े रहें और लगातार वो सारी वीडियो देखें जो कि मैं अपलोड कर रहा हूँ। और हर वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर किए हैं, चाहे वो कमीशन पर आधारित हो, मध्य प्रदेश जीके पर आधारित हो, या फिर वर्ल्ड करंट अफेयर्स, या फिर वर्ल्ड जीके पर, या इंडिया का जो भी जीके हो, पूरी की पूरा कंप्लीट सिलेबस पर मिक्स क्वेश्चंस इस पर मैंने बनाए हुए हैं। तो सारे वीडियोस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इससे पहले की वीडियोस भी अगर आपने नहीं देखी हैं तो क्योंकि लगातार 47 वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं और ये 48वां वीडियो है, तो वो वीडियो भी सारे देखकर आप पूरा एमसीक्यूज की तैयारी कर सकते हैं। तो आप मेरा चैनल स्टडी कॉन्सेप्ट सब्सक्राइब कर लें। उसके लिए ऑल नोटिफिकेशन के साथ में ऑल का रेडियो बटन सेलेक्ट करने के बाद ही आपको सब्सक्राइब का बटन क्लिक करना है, जिससे कि आपको सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलेंगे और एक भी मिस नहीं होगा। और साथ ही साथ मेरा टेलीग्राम का चैनल भी ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां से डाउनलोड करके, वहां से क्लिक करके आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि वहां पे मैं पूरा पीडीएफ, ठीक है, पीडीएफ नोट्स भी आपको वहाँ पे प्रोवाइड करवाऊंगा और साथ ही साथ में वो सारे वीडियोस की लिंक जो कि मैं यूट्यूब पर अपलोड कर रहा हूँ वो भी आपको वहाँ पर ऑलरेडी मिल जाएंगे। तो वहाँ से क्लिक करके वो सारी वीडियोस के लिंक को आप देख सकते हैं और स्टडी कर सकते हैं, चाहे वो मध्य प्रदेश जीके हो या फिर वर्ल्ड जीके या फिर इंडिया की हिस्ट्री का पार्ट। सारे पार्ट्स के मैंने वीडियोज ऑलरेडी बना के रखे हैं, तो प्लेलिस्ट से जाके वो आप पूरा देख सकते हैं और पूरा अध्ययन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करता हूँ ये 48 वीडियो। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिएगा ज्यादा से ज्यादा, जिससे कि अन्य परीक्षार्थी भी इसको देख पाए। लीजिए आ गया पहला प्रश्न आपके सामने। सिद्धू और कान्हू निम्नांकित में से किस विद्रोह के साथ जुड़े थे? जो कि स्वाधीनता संग्राम के जो विद्रोह हुए थे, तो उसमें से किस विद्रोह के साथ में ये दोनों जो व्यक्ति थे वो जुड़े थे? कोल विद्रोह, मुंडा विद्रोह, खासी विद्रोह या फिर संथाल विद्रोह? तो इसका जो सही विकल्प है वो है संथाल विद्रोह से ये जुड़े थे। और ये संथाल विद्रोह कब हुआ था? ये हुआ था 1855 और 56 के बीच में, ठीक है ना। और ये कहाँ पर हुआ था? ये प्रमुख नेता थे वहाँ के, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और ये हुआ था बिहार में, ठीक है ना, बिहार में हुआ था, बिहार के भागलपुर में, ठीक है, इसको याद रखना है अपने को। बिहार के भागलपुर के थे और वहां पर संताल विद्रोह में ये इसके प्रमुख लीडर थे, ठीक है ना, जो कि जनजाति है, ठीक है ना। संथाल जो जनजाति है, जनजाति, ठीक है ना, जनजाति ग्रुप के थे ये और वहाँ के प्रमुख नेता भी थे। इसके अलावा ये सारे विद्रोह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो कोल विद्रोह हो, मुंडा विद्रोह हो या फिर खासी विद्रोह, ठीक है ना। तो इसमें जो खासी विद्रोह है, अगर इसके बारे में अपन जानकारी लें तो जो खासी विद्रोह है ये कहाँ के हैं? ये कहाँ हुआ था? ये हुआ था ऊपर, जो मेघालय की तरफ में है, ठीक है ना। इससे वेरी इंपॉर्टेंट खासी विद्रोह। और ये हुआ था 1827, 1827 से लेके 33 के बीच में ये लगातार चला था खासी विद्रोह, ठीक है ना। और इसके जो मुख्य लीडर थे वो थे तीरथ सिंह, ठीक है ना, ये भी याद रखिएगा। तीरथ सिंह इसके मुख्य लीडर रहे खासी विद्रोह के। उसके बाद में मुंडा विद्रोह, काफी पॉपुलर, बिरसा मुंडा नाम जानते होंगे आप, जिनकी की अभी पुण्यतिथि भी मनाई गई थी, बिरसा मुंडा, ठीक है ना, जो कि इस पर्टिकुलर विद्रोह के प्रमुख थे, बिरसा मुंडा। और ये हुआ था 1899 से लेके 1900 के बीच, यानी कि, ठीक है, ये डेट जरूर याद रखिएगा। फिर एक अगला जो है वो है कोल विद्रोह। कोल विद्रोह जो थे, ये विद्रोह हुआ था 1831 और 32 के बीच में, ठीक है। और उसके प्रमुख नेता जो थे वो थे बौद्धू भगत, ठीक है ना, यहाँ लिख रहा हूं मैं, बौद्धू भगत इसके प्रमुख नेता थे, ठीक है। तो ये सारे विद्रोह बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी का भी क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आ गया, निम्नलिखित में से कौन सी हिमालय की विशेषता नहीं है? ए, हिमालय के विभिन्न समानांतर श्रेणी उत्तल चाप का निर्माण करती है। बी, हिमालय के दोनों सिरों पर अक्षांशी मोड़ विद्यमान है। या फिर सिंधु सतलज ब्रह्मपुत्र
नदियां पूर्ववर्ती अववाह का उदाहरण है, या फिर डी हिमालय पूर्व पश्चिम की तुलना में पूर्व में अधिक चौड़ा है। तो इसमें से जो डी वाली विशेषता है, ठीक है ना, ये इसकी विशेषता नहीं है, ठीक है ना, कि वो पश्चिम की तुलना में पूर्व में अधिक चौड़ा है, ठीक है। बाकी ये तीनों की तीनों विशेषता है। ऊपर वाली हिमालय की विभिन्न समांतर जो श्रेणी है, श्रृंखला है, जो वो उत्तल चाप का निर्माण करती है, यानी कि मोड़, ठीक है ना, बहुत घुमावदार मोड़ है इसमें, ठीक है। और जो कि इसमें दिया हुआ है अक्षांशी मोड़ पर, और सी भी इसका सही फैक्ट है, ठीक है। अगला प्रश्न आ गया आपका, भारत के किस प्रदेश की सीमाएं तीन देश क्रमशः नेपाल, भूटान और चीन से मिलती हैं? तो ये ऑप्शन है आपके सामने, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, पश्चिम बंगाल या सिक्किम। तो इसका जो सही विकल्प है वो है डी, सिक्किम जो है, इससे ही तीन देश नेपाल, भूटान और चीन की सीमाएं मिलती हैं, ठीक है ना, क्रमशः। और सिक्किम में ही विश्व की सबसे ऊंची चोटी भी है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और उसका नाम क्या है? उसका नाम है कंचनजंगा, कंचनजंगा, ठीक है। विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी यहीं पर है, ठीक है। पहली पहली कौन सी है? पहली ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट, और दूसरी है ऑस्टिन गॉडविन K2 जिसे बोलते हैं, और तीसरी कंचनजंगा, ठीक है। कंचनजंगा जो है वो भारत में है, ऑस्टिन गॉडविन जो ऊपर हिमालय पहाड़ है, ठीक है ना, वहां पर है ऑस्टिन गॉडविन, और पहली नेपाल में है। तो ये दोनों चोटियां जो कि भारत में है, ऑस्टिन गॉडविन जो कि जास्कर की पहाड़ियों में है K2, और तीसरी सिक्किम में है, ठीक है। और पहली सबसे ऊंची चोटी जो है वो नेपाल में है, जिसका नाम है माउंट एवरेस्ट, ठीक है। तो दिस इज द करेक्ट फैक्ट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आ गया चौथा, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अपना रास्ता बदलने के लिए प्रसिद्ध है? नर्मदा, ब्रह्मपुत्र, कोसी या फिर दामोदर? तो इसका सही विकल्प है कोसी। कोसी जो नदी है, ये हर बार अपना रास्ता बदल लेती है। वो क्यों बदल लेती है? क्योंकि ये बहुत ही ऊंचे पर्वत से एकदम तेज बहाव के साथ में बहती है, ठीक है ना। इसकी जो मुख्य धारा है वो अरुण, ध्यान रखिएगा ये नाम, अरुण जो एवरेस्ट है, अरुण एवरेस्ट नाम की एक चोटी है, वहां से इसका उद्गम है, ठीक है ना, वहां से इसकी मुख्य धारा निकलती है, ठीक है। मुख्य धारा का उद्गम यहाँ से है, और एकदम तेज बहाव से ये एकदम फ्लो में आती है। तो जब भी ये तेज फ्लो में आती है बारिश के मौसम में, तब ये अपना रास्ता बदल लेती है, क्योंकि उसको जहाँ पर रास्ता मिलता है वहां की ओर ये मुड़ जाती है, और वहां पे बहुत ज्यादा तबाही और नुकसान पहुंचाती है। तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं, और ये सबसे ज्यादा बिहार में बहती है, इसलिए इसको बिहार का शोक भी कहते हैं, ठीक है ना। आए दिन बारिश के मौसम में बिहार में, ठीक है ना, इसी नदी के कारण बाढ़ आती है। बिहार का शोक के नाम से भी ये प्रसिद्ध है, बिहार में बहुत तबाही मचाती है, ठीक है ना। और इसी नदी पर भारत और नेपाल के बीच में संयुक्त परियोजनाएं चल रही हैं, बांध बनाए जाते हैं, जिससे कि यहाँ पर सिंचाई संचालित की जाती है, और ये संयुक्त परियोजना 1972 से है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आ गया, निम्न में से कौन सा सागर जो है जो कि भूबद्ध है, ठीक है ना, भूबद्ध यानी कि भू की चारों तरफ उससे घिरा हुआ है। तो कौन सा सागर है वो? तिमोर सागर, अरल सागर, लाल सागर या फिर उत्तरी सागर? तो इसका सही विकल्प कौन सा है? विच वन इज द करेक्ट आंसर? इसके ऑप्शन ऊपर नीचे हो गए हैं, बी, डी, ए, सी कुछ इस तरीके से बने हैं। तो इसमें से जो डी विकल्प है ये बिल्कुल सही विकल्प है। ये है अरल सागर, जो कि भूबद्ध है, और ये कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान, नाम जरूर ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। कजाकिस्तान, कजाकिस्तान जो कि ऊपर में है उत्तरी क्षेत्र में, और उज्बेकिस्तान जो कि बिल्कुल रूस से लगे हुए हैं ये, ठीक है, ठीक है ना। उसकी जो उत्तर पश्चिमी क्षेत्र है, ये कह सकते हैं अपन, ठीक है ना, वहां पर ये जो सागर है ये लगे हुए हैं, ठीक है ना, जहां पर कि ये इसी कारण से इस क्षेत्र को भूमध्य सागर कहा जाता है, क्योंकि ये चारों तरफ से घिरा हुआ है, ठीक है ना। इसकी जो उत्तर की ओर है वो सरदरिया सरदरिया नदी, और दक्षिण की ओर अमुदरिया नदी मिलती है, यानी कि कहाँ पर? पश्चिम, मैंने आपको बताया ना, इसके
उत्तर और दक्षिण में, ठीक है ना, उत्तर से और दक्षिण से दो नदियां मिलती हैं और उसके बाद में ये पूरे की तरीके से, ठीक है ना, इसी कारण से ये भूमध्य सागर पाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बीच में है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आ गया छठवां, IIST यमुनोत्तर, ठीक है ना, 82.5, ये जो गलत लिखा हुआ है इसको बोलते हैं 82.5, ठीक है ना। ये जो है ये भारत के कई राज्यों से होकर गुजरती है, ठीक है ना, इसको बोलते हैं 82.5 देशांतर रेखा जिसे बोलते हैं, ठीक है ना। तो इस संबंध में राज्यों को निम्न समुच्चयों में से कौन सा सही है? कौन कौन से राज्य यहाँ पे कि ये जो मानक रेखा बोलते हैं इसको, इसको मानक रेखा के नाम से भी पुकारते हैं क्योंकि ये समय मानक रेखा है, समय मानक रेखा जिससे कि समय का निर्धारण किया जाता है। तो ये कहाँ से होकर गुजरती है, कौन कौन से वो राज्य हैं इनसे होकर गुजरती है? ऑप्शन आपके सामने है A, B, C और D। तो इसका जो सही विकल्प है वो है D, ठीक है ना। ये 4 राज्य हैं और इसके अलावा एक राज्य और है, वो है मध्य प्रदेश, ठीक है ना। तो ये 5 राज्य मिलाकर, ठीक है ना, यहाँ से 82.5 जो देशांतर रेखा है ये यहाँ से गुजरती है, जैसे कि समय का निर्धारण होता है। और ये समय का निर्धारण कहाँ से किया जाता है, इसका भी एक पॉइंट है जो कि है लंदन में, ये आपको ध्यान रखना है। लंदन में है ये, इसको बोलते हैं ग्रीनविच, ठीक है ना। आपको पता होगा ग्रीनविच टाइम बोलते हैं, ग्रीनविच टाइम के आधार पर ग्रीनविच, ग्रीनविच एक जगह है, ठीक है ना, एक चैनल है, वहां से जो देशांतर रेखा है वहां से इसका कैलकुलेशन किया गया है, मानक समय का जो आधार है इसी को बनाया गया है। तो वहां से पॉइंट किया गया है, फिर वहां से लेके पूरा कैलकुलेशन किया जाता है समय का, ठीक है। तो ग्रीनविच से लेके और भारत की 82.5 की जो देशांतर रेखा है इसके बीच में 5.5 घंटे का अंतर है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। 5 आवर्स 30 मिनट्स, ठीक है ना, 5.5 घंटे का जो अंतर है इसको कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। तो ये डिफरेंस से अपन आगे बढ़ते हैं। अगर यहाँ पर 5 बज रहे हैं, ठीक है ना, अगर सुबह के 5 बज रहे हैं ग्रीनविच लंदन में, ठीक है ना, तो भारत में इससे आगे का टाइम होगा। तो आगे का टाइम कितना होगा? 5, और यहाँ पे होंगे 10:30 बज रहे होंगे, ठीक है ना, सुबह के 10:30 यहाँ बज रहे होंगे भारत में। तो ये 5.5 घंटे का अंतर इन दोनों के बीच में होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं अनअकैडमी के बारे में। अनअकैडमी इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे आप ट्रैक कर सकते हैं एमपीपीएससी वेपन्स के वो सारे एग्जाम्स जिसकी आप प्रिपरेशंस कर रहे हैं। अनअकैडमी के प्लस सब्सक्रिप्शंस वाले जो बैचेस होते हैं उनमें आपको मिलता है अनलिमिटेड लाइव एंड रिकॉर्डेड कोर्सेज का एक्सेस, जो कि आपको वहां पर पढ़ाते हैं इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स। तो जल्दी सब्सक्राइब करें अनअकैडमी के एमपीपीएससी एंड व्यापम्स के कोर्सेज को और क्रैक करने के लिए तैयार हो जाइए। अनअकैडमी पे प्लस सब्सक्रिप्शन के साथ साथ फ्री प्लान भी हैं, उसके बेनिफिट भी आप जान लें। फ्री क्लासेस में आपको वीकली 500 फ्री लाइव क्लासेस विद लाइव डाउट क्लियरिंग मिलेंगी, साथ ही साथ में फ्री लाइव क्विज जिसमें कि आपको 20,000 से ज्यादा क्वेश्चंस मिलने वाले हैं और आप वीकली फ्री मॉक टेस्ट भी इसमें लगा सकते हैं, ठीक है। प्लस सब्सक्रिप्शन के लिए सिर्फ कुछ ही दिन शेष रह गए हैं जिसमें कि आपको 10% का डिस्काउंट मिलने वाला है। तो जल्दी कीजिए, मेरा कोड जो कि हरदयाल कुशवाहा है उसको यूज करते हुए आप प्लस सब्सक्रिप्शन का जो बैचेज हैं या फिर जो भी कोर्सेज हैं उस पर आप सब्सक्राइब कीजिए और सीधे 10% का डिस्काउंट आपको मेरा कोड हरदयाल कुशवाहा यूज करते हुए आपको मिलेगा। अनअकैडमी आपके लिए लाया है मिशन रैंक एमपी पुलिस कांस्टेबल फ्री रिवीजन कैंप्स। यहाँ पे भी आपको मिलेंगी फ्री स्पेशल क्लासेस एंड वीकली मॉक टेस्ट, और ये सारी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं 26 फरवरी 2021 से और ये कैंप चलेगा 12 मार्च 2021 तक। तो देरी ना करें, फ्री वाले जो प्लान्स हैं उसमें आप ज्वाइन करके ये सारे जितने भी स्पेशल क्लासेस हैं और मॉक टेस्ट उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। एवरी सैटरडे यहाँ पर आपको कंडक्ट कराया जाएगा वीकली मॉक टेस्ट जो कि फुल लेंथ पेपर का होगा, जो कि जिसका टाइम रहेगा सुबह 10 बजे से। एवरी संडे आपको ड्यूल एडुकेटर्स एनर्जी स्ट्रेटेजी सेशंस क्लासेस जिसमें कि आपको पूरा डिस्कशन मिलेगा,
प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस का, जो कि आपको लेंगे रूप सिंह जी, गौरव शर्मा, कपिल कांत शर्मा जी और लोकेश खावले जी। आइए अब जान लेते हैं फ्री सब्सक्रिप्शन कैसे लेना है, आपको कैसे अनलॉक करना है फ्री सब्सक्रिप्शन को। सबसे पहले तो आपको अनअकैडमी का जो ऐप है आपके मोबाइल पर आपको डाउनलोड करना है। देन उसके बाद में एमपीपीएससी एंड व्यापम्स जो गोल है वो आपको गोल सिलेक्ट करते हुए मेरा रेफरल कोड जो कि हरदयाल कुशवाहा रेड कैपिटल लेटर में लिखा हुआ है उसका यूज करते हुए आप फ्री प्लान को अनलॉक कर सकते हैं। आइए आप जान लेते हैं प्लस बैचेस की जो फीचर्स हैं उसके बारे में। देखिए प्लस बैचेस के जो फीचर्स हैं उसमें आपको आपके जो फेवरेट एजुकेटर्स हैं उससे आपको पढ़ने का मौका मिलेगा। साथ ही साथ में आपको जितने भी एग्जाम्स हैं, ठीक है ना, उन सारे एग्जाम्स की यहाँ पर प्रिपरेशन करने का कंप्लीट मौका मिलने वाला है। आपके मन में जो भी डाउट चल रहे हैं पर्टिकुलर टॉपिक पर, वो सारे डाउट यहाँ पर क्लियर होंगे हर सेशन में, और साथ ही साथ में पूरा सिलेबस यहाँ पर कवर कराया जाएगा और आपको फ्री टेस्ट सीरीज का पूरा एक्सेस मिलेगा और वीकली फ्री मॉक टेस्ट भी यहाँ पर कंडक्ट कराए जाएंगे। और भी बहुत सारे फीचर्स आपको मिलेंगे, जैसे कि वीकली मेगा क्विज भी यहाँ पे कंडक्ट होंगी। साथ में आपके डाउट क्लियरिंग पर्टिकुलर जो टॉप एजुकेटर्स हैं उनसे उनसे आप कनेक्ट करके डाउट क्लियर कर सकते हैं, और सारे के सारे यहाँ पर जो भी नोट्स हैं वो भी आपको आप डाउनलोड कर सकते हैं आपके प्लस सब्सक्रिप्शन बैचेस से। आइए जान लेते हैं फ्री वर्सेस प्लस में क्या डिफरेंस है। देखिए फ्री में आपको लिमिटेड सिलेबस मिलेगा, वहीं आपको प्लस जो बैच होंगे उसमें आपको कंप्लीट सिलेबस मिलने वाला है। और यहाँ पर फ्री में आपको जो प्रैक्टिस टेस्ट हैं वो लिमिटेड मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर प्रैक्टिस टेस्ट जो मिलेंगे वो अनलिमिटेड मिलने वाले हैं प्लस प्लान में। और फ्री में आपको जो पीडीएफ और नोट्स हैं वो लिमिटेड रहते हैं, और यहाँ पर जो प्लस बैचेस होते हैं वहां पर आपको अनलिमिटेड पीडीएफ और नोट्स एक्सेस करने का पूरा मौका मिलता है। वहीं पे फ्री प्लान में आपको जो डाउट क्लियरिंग सेशन होते हैं टॉप एजुकेटर्स के वो लिमिटेड होते हैं, और यहाँ पर आपको टॉप एजुकेटर्स जो कि प्लस प्लान है रेगुलर आपके डाउट क्लियर करते हैं हर सेशन में। अनअकैडमी अब आपके लिए लाया है लक्ष्य एमपीपीएससी 2020, जिसमें कि आपको एमपीपीएससी के फाउंडेशन कोर्स और प्रीलिम्स व मेंस के आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कराई जाएगी, वो भी हिंदी में। अच्छा, ये बैच स्टार्ट हो चुका है 5 मार्च से, तो अभी भी देरी नहीं हुई है, इस बैच को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और मेरा रेफरल कोड जो कि हरदयाल कुशवाहा कैपिटल लेटर में लिखा हुआ है उसको यूज करते हुए आप 10% का कोर्सेज में प्लस कोर्सेज में डिस्काउंट पा सकते हैं। तो जल्दी कीजिए और अपने लक्ष्य की तैयारी पूरी कीजिए। आइए जान लेते हैं अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन कैसे लेना है। सबसे पहले आपको अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड करना है, जो कि मैं आपको बता चुका हूं। उसके बाद में वहां पे आपको एमपीपीएससी व्यापम्स सिलेक्ट करने के बाद प्लस सब्सक्रिप्शन में जाना है, और वहां से जो गेट सब्सक्रिप्शन का बटन है प्लस वाला वो क्लिक करना है, जिससे आपको प्लस का जो सब्सक्रिप्शन है वो मिल जाएगा। और इसमें भी आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा जैसे ही आप मेरा रेफरल कोड हरदयाल कुशवाहा यूज करेंगे। जो भी कोर्स होगा उसमें आपको सीधे 10% का डिस्काउंट फीस में मिलने वाला है। तो जल्दी कीजिए, मौका हाथ से छूटने ना पाए, क्योंकि कुछ ही दिन शेष रह गए हैं जिसमें कि आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा प्लस कोर्सेज में। और मेरा रेफरल कोड यूज कीजिए, और सारे कोर्स आपके मंथली 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ, 24 मंथ, 36 मंथ और 48 मंथ्स के हैं, जिसमें कि आपको सीधे 10% की डिस्काउंट के बाद में जो प्राइस सामने लिखा हुआ है वो आपको उस प्राइजेस में आपको ये कोर्सेज मिलने वाले हैं। तो जल्दी ही डाउनलोड कीजिए अनअकैडमी का ऐप और क्रैक करने के लिए तैयार हो जाइए एमपीपीएससी व्यापम के सारे एग्जाम्स के लिए। अगला प्रश्न आ गया आपको, निम्नलिखित में से कौन सी एक लैगून झील नहीं है? लैगून झील कौन सी? अष्टमुड़ी, चिल्का झील, पेरियार या फिर पुलिकिट झील। तो इसका जो सही विकल्प है वो कौन सा है? कौन सी लैगून झील नहीं है ये पूछा है, तो वो है अष्टमुड़ी। अष्टमुड़ी जो झील है ये लैगून झील नहीं है। ये झील कहाँ पर है? ये है केरल में, ठीक है ना, जो कि लैगून झील में नहीं आती है। बाकी ये तीनों की तीनों झील, चिल्का, पेरियार और पुलिकिट झील, ये तीनों की तीनों लैगून झील कहलाती है। जो चिल्का झील है ये कहाँ पर है? ये उड़ीसा में है, ठीक है ना। नाम और राज्य जरूर याद रखना है आपको, ये उड़ीसा में है। और दूसरी पेरियार झील ये जो है ये कहाँ पर है? पेरियार झील ये केरल में है, ठीक है ना। केरल में वो भी है अष्टमुड़ी और पेरियार झील भी। और पुलिकिट झील ये तमिलनाडु में है, ठीक है, तमिलनाडु में है ये, ठीक है। तो ये जो झीलें, इन झीलों का निर्माण कैसे होता है? देखिए ये झीलों का निर्माण होता है जो कि समुद्र के बिल्कुल तट में, जो समुद्र के मुहाने पर जो झील बनती है, जो नदियां बनती हैं, ठीक है ना,
नदियों से, ठीक है ना। झीलों का जो निर्माण होता है वो नदियों के मुहाने पर होता है। यहाँ पर नदियां बहकर आती है और बहने के बाद में वहां पर झील का निर्माण कर लेती हैं, और जो कि समुद्र के बिल्कुल मुहाने पर होता है उसको लैगून झील कहते हैं। जो कि हवाओं से, वहां पे जो हवाएं और धाराएं जो आती हैं, हवाओं से क्या ना कि बालू और मिट्टी एक साथ इकट्ठी हो जाती है, और उसके बाद में धारा आती है वो वहां पे आकर एक जगह आकर रुक जाती है, तो उससे एक टीले टीले बन जाते हैं चारों तरफ। तो उससे क्या, ये झीलों का निर्माण होता है जो कि बिल्कुल समुद्र के किनारे पर होता है। तो ये सारी झीलें क्या है, खारी झीलें हैं। ये चिल्का हुई, पेरियार और पुलकित, ये इसमें जो पानी है वो नमकीन पानी है, ध्यान रखिएगा, नमकीन पानी है, इसलिए इनको लैगून झील बोला जाता है, समुद्र के किनारे। बाकी अष्टमुड़ी झील ये समुद्र के किनारे नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये समुद्र में जाती भी नहीं है और समुद्र से बिल्कुल अलग भी रहती है, लेकिन इसका पानी थोड़ा सा खारा होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आ गया, ग्रीष्म अज्ञात प्रतिवर्ष होता है, यानी कि ग्रीष्म का जो सबसे बड़ा दिन जो होता है वो कौन सा होता है? 23 सितंबर, 21 मार्च, 4 जुलाई या 21 जून? तो इसका सही विकल्प है 21 जून। दिस इज द करेक्ट आंसर, 21 जून को होता है। और इस दिन जो सूर्य की किरणें हैं, ठीक है ना, जो सूर्य की किरणें हैं वो बिल्कुल सूर्य लंबवत होता है, यानी कि बिल्कुल परपेंडिकुलर, सीधे धरती पर गिरता है उसकी किरणें। इस कारण से इसका जो इसकी जो रोशनी है वो काफी समय तक रहती है, इसलिए सबसे बड़ा दिन कहलाता है 21 जून का दिन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आ गया, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में मछली पकड़ने का अत्यंत मुख्य स्रोत है, यानी कि मुख्य जो मेन सोर्स है भारत में मछली पकड़ने का, मछली पालन का, वो क्या है? गंभीर सागर मत्स्यिकी, तटीय मत्स्यिकी, या फिर अंतःस्थलीय प्राकृतिक मत्स्यिकी, या अंतःस्थलीय संवर्धन वाली जो मत्स्य उद्योग होता है उस पर आधारित है, या फिर? तो इसका जो सही विकल्प है वो है सी, अंतःस्थलीय, यानी कि भारत के आंतरिक क्षेत्रों में यहाँ पे कि मत्स्य उद्योग पनप रहा है, तो वो कौन से होते हैं? देखिए 50% जो मछली पालन है वो तालाब, नहर, नदियां और झील, ठीक है ना, जितने भी सोर्सेस होते हैं अंदर में भारत के, वहां पर पनपता है। तो सबसे ज्यादा अगर मछली पालन होता है तो अंतर्स्तरीय सोर्स से होता है, ठीक है ना, और वो पूरे के पूरे तालाबों में, झील में, नदियों में, ठीक है, और नहरों में बनाकर वहां पर मछली पालन किया जाता है, ठीक है। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आ गया, किसके गुरुत्वाकर्षण से, यानी कि किसके ग्रेविटेशनल फोर्स से के कारण ज्वार भाटा आता है? पृथ्वी का चंद्रमा पर, या फिर पृथ्वी का सूर्य पर? पृथ्वी का सूर्य और चंद्रमा दोनों का प्रभाव पड़ता है, या फिर चंद्रमा का पृथ्वी पर ग्रेविटेशनल फोर्स या गुरुत्वाकर्षण लगता है तब ज्वार भाटा आता है? तो इसका जो सही विकल्प है वो है सी, ठीक है ना, पृथ्वी के ऊपर सूर्य और चंद्रमा दोनों का ग्रेविटेशनल फोर्स जब लगता है तब ज्वार भाटा उत्पन्न होता है, तो ये इसका सही विकल्प है, ठीक है। अगला प्रश्न आ गया, क्षोभ मंडल वायुमंडल का सबसे तप्त भाग है क्योंकि ये सूर्य के निकटतम है, इसमें आवेशित कण है, ये पृथ्वी के पृष्ठ से तप्त हो जाता है, या फिर इसमें ऊष्मा पैदा होती है? तो इसका जो सही विकल्प है वो है सी, ये पृथ्वी के पृष्ठ से, यानी कि उसका जो सरफेस है, ठीक है ना, उससे ये गर्म हो जाता है, इस कारण से ये, ठीक है ना, वायुमंडल का सबसे गर्म भाग कहलाता है, ठीक है। अगला प्रश्न आ गया, किस संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत संपत्ति का मूल अधिकार को समाप्त कर दिया गया था? 42वां, 44वां, 48वां या फिर 52वां? तो इसका सही विकल्प है 44वां। 44वां जो संशोधन हुआ था अधिनियम, और ये कब हुआ था 44वां? 1978 में ये संशोधन करके जो संपत्ति का मूल अधिकार था, यानी कि अपनी पैतृक संपत्ति पर अपना मूल अधिकार होगा, ये पहले हुआ करता था 1978 से पहले, लेकिन उसके बाद में इसमें संविधान में संशोधन किया और संशोधन के बाद में ये समाप्त कर दिया, ठीक है ना। पहले ये संवैधानिक अधिकार था, लेकिन अब सिर्फ ये वैधानिक अधिकार रह गया, ध्यान रखिएगा, ये अब वैधानिक है ना कि संवैधानिक है। वैधानिक अधिकार के रूप में आता है, ठीक है ना, विधान में लिखा हो, विधान के कारण, ना कि संविधान के कारण, इसलिए संविधान में इसको संशोधन करके पूरी तरीके से अलग कर दिया गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आ गया, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक का जो पद है वो उसका सृजन किया गया है? 142, 146, 148 या 150? तो इसका सही विकल्प है 148। अगर आपने कमीशंस और जितने भी
इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं महानियंत्रक लेखा परीक्षक या कमीशंस और उन पर सारी एमसीक्यूज लगाना चाहते हैं तो मेरे वो सारे कमीशन पर आधारित वीडियोस की एमसीक्यूज जरूर उनका वीडियो देखें क्योंकि उसमें वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने कवर किए हैं। ध्यान रखिएगा, उनके ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ जो कि एमपीपीएससी 2020 के लिए अभी नए सिलेबस में इंक्लूड हुए हैं। कम से कम 18 या 20 कमीशन हैं जो कि अभी ऐड हुए हैं। तो उस पर अगर आप एमसीक्यूज चाहते हैं तो वो वीडियोस आप एमपीपीएससी प्रीलिम्स स्टडी की जो प्लेलिस्ट है वहां से बिल्कुल, ठीक है ना, लिंक पड़ा होगा वहां पे, तो वहां से पर्टिकुलर सारे वीडियोस आप देख सकते हैं। ठीक है ना, उसमें मैंने सारे वीडियोस बना के रखे हुए हैं, इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चंस कवर करके रखे हैं, उससे अलग हटके कोई क्वेश्चंस जनरेट हो ही नहीं सकता है। ठीक है, तो सारे भी आप देखेंगे तो डेफिनेटली आपके 15 क्वेश्चन पक्का आने वाले हैं इससे। एमपीपीएससी 2020 में कमीशंस थे तो पूरे 15 क्वेश्चन आपके पक जाएंगे। तो देखिए ये जो महानियंत्रक और महालेखा परीक्षक और नियंत्रक होता है, इसका जो सृजन होता है वो अनुच्छेद 148 के तहत होता है और इसकी जो शक्तियां और इसके जो कार्यों के बारे में जानकारी दी गई है वो दी गई है 149 में। ठीक है ना, ये दोनों ही आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है इन नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, इसको बोलते हैं कैग। ठीक है ना, कंप्यूटर एंड ऑडिटर जनरल बोलते हैं इसको, कंप्यूटरल एंड ऑडिटर जनरल। ठीक है ना, ये इसका फुल फॉर्म है। और इन दोनों में इसकी शक्तियां दी गई हैं और इनकी नियुक्ति कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति। ये आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया, भारी मशीनों में किसको लुब्रिकेंट के रूप में प्रयुक्त किया जाता है? ग्रेफाइट, सल्फर, फास्फोरस या सिलिका? तो इसका सही विकल्प है ग्रेफाइट। जो ग्रेफाइट है ये जो सबसे ज्यादा हाई टेम्परेचर जिसमें कि बिल्कुल गर्म हो जाता है और उसके जो पार्ट्स हैं, जो भी उसके टेक्निकल पार्ट्स हैं उनको कहीं ना कहीं नुकसान पहुंच सकता है, तो उसको सुरक्षा प्रदान करने के लिए, उनको संरक्षण प्रदान करने के लिए, उनको क्षति से बचाने के लिए ग्रेफाइट को लुब्रिकेंट के रूप में उपयोग किया जाता है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। जितनी भी भारी मशीनें होती हैं, चाहे वो जहाज हैं बड़े बड़े जो कि शिप समुद्र में चलते हैं या फिर सबमरीन पनडुब्बी जो चलती हैं, इनमें जो हैवी मशीनें लगी रहती हैं जिसको कि वो टेक्निकली तरीके से पूरी तरीके से सही चलें, उसमें ग्रेफाइट को एज ए लुब्रिकेंट उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न आ गया 15वां और इस वीडियो का ये आखिरी क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? नदी का बहता हुआ जो जल है वो किस प्रकार की ऊर्जा संवहन करता है? कौन सी ऊर्जा पैदा करता है? गुरुत्वीय, स्थितिज, विद्युत या फिर गतिज ऊर्जा? तो इसका जो सही विकल्प है वो कौन सा है? तो इसका सही विकल्प है डी वाला ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, जो गतिज ऊर्जा है ये ऊर्जा पैदा करता है बहता हुआ पानी, क्योंकि बहते हुए पानी में एक्सेलरेशन होता है, वो बहुत तेज चलता है, तो इसमें जो ऊर्जा होती है उसकी गति की होती है, इसलिए इसको गतिज ऊर्जा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये थे एक छोटा सा फैक्ट्स, इससे ज्यादा फैक्ट्स अपन को समझने की जरूरत है नहीं है क्योंकि एग्जाम्स में इतना ही पूछना जाना है, जिसको क्लियर समझ में आ जाना चाहिए। तो ये थे टोटल 15 क्वेश्चन जो कि मैंने आपके सामने रखे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, सारे फैक्ट्स के साथ रखे। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बिल्कुल बताएं मेरे को, हाउ डू यू लाइक दैट वीडियो। साथ ही साथ वीडियो को जाते जाते लाइक बटन जरूर प्रेस करते जाएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करते जाएं, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी मेरे एमपीपीएससी के इस एमसीक्यू सीरीज से जुड़ सकें और वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर कर सकें जो कि उनको एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। तो इसी के साथ मैं अपना ये वीडियो समाप्त करता हूँ। जाते जाते बताना चाहूँगा मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक पड़ा हुआ है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिए। सारे इंपॉर्टेंट नोट्स पीडीएफ के माध्यम में आपको वहाँ से मिल जाएंगे और साथ ही साथ में सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस के नोटिफिकेशन भी वहाँ पर मिलेंगे जो कि आप लगातार देखना चाहते हैं मेरे माध्यम से। तो जय हिंद, जय भारत।